कि आप कहें कि ये एक मेथड ए है, ये मेथड बी है, ये मेथड सी है। स्टैंडर्ड तरीका जो आपके पास है वो आपको हेनरी नो हेडले बुल की बुक के अंदर मिल जाता है, और वही थ्योरी एप्लीकेशन का तरीका है। इंटरनेशनल रिलेशंस का आप जब पेपर कर रहे होते हैं तो पेपर 2 करंट अफेयर का पेपर नहीं होता। पेपर 2 आपने इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव में लिखना होता है। ये बात याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि करंट अफेयर की तरह पेपर करेंगे नंबर आ जाएंगे। नंबर नहीं आते, पास हो जाते हैं आप। पेपर 1 पेपर 2 का एग्रीगेट मिला के पास हो जाते हैं। पेपर 1 में 60-70 नंबर ले लिए, 100 क्रॉस हो जाते हैं। बट कंपेटिटिव एग्जाम है, अगर आपने इसमें compete करना है तो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट में एटलीस्ट यू मस्ट स्कोर 130 प्लस। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले लेवल ऑफ एनालिसिस की। लेवल ऑफ एनालिसिस, वैसे तो हेनरी नो अपनी किताब में 4 लेवल लिखता है, लेकिन आप लोग अगर 3 लेवल ऑफ एनालिसिस भी डिस्कस कर लेंगे तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू। उसमें आपके पास सिस्टम लेवल है, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल है, और इंडिविजुअल लेवल है। अब ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है जिसको समझने में बहुत मुश्किल हो। सिस्टम क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम, सिस्टम लेवल को ग्लोबल लेवल भी कहते हैं। दुनिया के, वर्ल्ड के ग्लोब पे क्या हो रहा है, ग्लोबल फोर्सेस क्या कर रही है, ग्लोबल पावर्स के क्या एक्शन है, ग्लोबल पावर्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ये किस तरह से वर्क कर रही हैं, और इनके कौन से एक्शंस किस चीज को डिराइव कर रही हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं वो किस पे हो रही हैं? सिस्टम लेवल पर हो रही हैं। जितने ग्लोबल पावर्स हैं उनके एक्शन, जितने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब आपने उनको डिस्कस करना है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिस्टम लेवल की बात कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप सिस्टम लेवल की बात कर रहे हैं। इसी तरह से डोमेस्टिक लेवल है, एक स्टेट की इंटरनल कंपोजिशन क्या है, स्टेट की इट्स सेल्फ कंपोजिशन क्या है, वो उसका डोमेस्टिक लेवल ऑफ एनालिसिस है। और फिर आपके पास आते हैं इंडिविजुअल। देखें, इन दी एंड ये दुनिया कौन रन कर रहा है? पीपल। हर स्टेट का जो हेड है वो कौन है? कोई पर्सन ही होता है ना। अब सम टाइम ये इंडिविजुअल्स इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ड्राइव कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है हर स्टेट का लीडर कोई ऐसा एक्शन ले जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करे, लेकिन कुछ लीडर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। स्ट्रांग होने का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, बस उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये बात समझ आ रही है ना? अभी सिर्फ लेवल ऑफ एनालिसिस को देखें, पर्सपेक्टिव में बाद में आते हैं। जैसे हम ट्रम्प की बात करते हैं, ट्रम्प की पॉलिसीज की बात करते हैं, जैसे हम बिस्मार्क की बात करते हैं, जैसे हम वुड्रो विल्सन की बात करते हैं। बिस्मार्क के जो एक्शंस थे वो उसने एज ए इंडिविजुअल लिए थे। उससे पहले भी तो जर्मनी के बहुत सारे आए थे चांसलर, लेकिन उसने जर्मनी को यूनाइट किया, तो वो एक इंडिविजुअल था। जिस तरह हम नाजी की बात, नाजिज्म की बात करते हैं और हिटलर की बात करते हैं, हम वर्ल्ड वॉर 2 को हिटलर वॉर कहते हैं। तो ये 3 आपके पास डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस होते हैं
आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, उसका इनिशिएटिंग फैक्टर कहाँ से आ रहा है। आइदर वो कोई इंडिविजुअल है जो कि इतना स्ट्रांग है, या कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऐसे मसाइल हैं जो उसको इनिशिएट कर रहे हैं, या सिस्टम लेवल के ऊपर ग्लोबल पावर की वजह से वो चीज इनिशिएट हो रही है। समझ आ रही है बात की? चैट में हूं हाँ तो करते रहो। हमने 3 लेवल ऑफ एनालिसिस को डिस्कस किया। ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे हमेशा किसी भी पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म, आइडेंटिटी वो बाद में बताती हूँ। चीजें किन स्ट्रक्चर्स को देखना है, ग्लोबल स्ट्रक्चर्स को देखना है तो ग्लोबल पावर्स को देखना है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को देखना है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को देखना है। डोमेस्टिक में स्टेट इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखेंगे। स्टेट की एक, हर स्टेट ग्लोबल पावर नहीं होती है, इंडिविजुअल स्टेट की अपनी एक क्या पॉलिसी है उसको देखेंगे। इंडिविजुअल लेवल में किस तरह से इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इन आउटकम को, वो इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस होता है। लेकिन मसला ये है कि बात यहाँ खत्म नहीं होती। आगे हम केस स्टडी डिस्कस करते हैं, केस स्टडी डिस्कस करते हैं। सिस्टम में ग्लोबल पावर्स होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि ग्लोबल पावर है यूएस और चाइना है, यूएस डिक्लाइन है, चाइना इमर्ज कर रहा है, तो ये सुपर पावर्स है, ये ग्लोबल पावर्स है, ये सिस्टम लेवल पे एक्ट करती हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूएचओ है, आईएमएफ है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में किसी स्टेट के अंदर डेमोक्रेसी है, अथॉरिटेरियनिज्म है, वहां पर पावर स्ट्रगल है, मिलिट्रिज्म है। 3 लेवल ऑफ एनालिसिस। लेकिन मसला यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आपने सिस्टम लेवल की जब बात करनी है, सिस्टमैटिक लेवल, सिस्टम लेवल की बात करनी है, तो उसको आपने किस थेरी से जो है वो सब्सटैंशिएट करना है। थेरीज आपने कौन कौन से, पर्सपेक्टिव जिनको आप कहते हैं, अभी हमने पहले लेवल ऑफ एनालिसिस किया, अभी हम पर्सपेक्टिव्स देखेंगे। तो पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? मेन पर्सपेक्टिव जो आपने डिस्कस करने होते हैं वो रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव और मार्क्सिज्म, और इसको क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं। तो बच्चे, जी बेटा उसने एक्सप्लेन किया है, लेकिन पहले बेसिक चीज तो समझे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब आप थ्योरी अप्लाई करते हैं ना, उसने वो चीजें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 पे आपको अप्लाई करके बताई है, कोल्ड वॉर पे अप्लाई करके बताई है। बीइंग अ स्टूडेंट, मैं आपको मशवरा दूंगी, मुझे मसला नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ प्रोसेस। और एक प्रोसेस, एक आपका स्ट्रक्चर होता है और एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब जो फंक्शन होता है आपका। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट जब आप इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे हर दूसरे केस स्टडी के ऊपर, तो आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। और फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ये नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिटी ही कंस्ट्रक्टिविज्म को कहते हैं। हम पहले अपनी बाकी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर भी आते हैं। ठीक है, हेनरी नौ ने तो फॉरेन पॉलिसी लेवल को भी डिस्कस किया हुआ है। तो खैर, पर्सपेक्टिव आपने जो देने हैं वो आपने
4 देने हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखना है आपने कि जो क्रिटिकल थ्योरी है ना, इसको आप लेवल ऑफ एनालिसिस में ना भी लिखें तो भी एक ही बात है। हेनरी नौ ने आपको समझाने के लिए इसके भी लेवल ऑफ एनालिसिस बनाए हुए हैं, क्योंकि जो मार्क्सिज्म है या जो क्रिटिकल थ्योरी है, ये तो बात ही ग्लोबल स्ट्रक्चर की करती है ना। ये तो डिबेट ही ये है सारी कि कैपिटलिज्म की वजह से ही ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, और कैपिटलिज्म ने दुनिया को हर तरह से मसाइल में डाला हुआ है। तो उनकी बात जहां से शुरू हो, आके इसी बात पे खत्म होती है। तो आप अगर पेपर में ये तीनों थेरीज इन 3 लेवल ऑफ एनालिसिस पे अप्लाई करते हैं, तो मतलब ये कितने हो गए, 9 हो गए आपके। हम्म। और क्रिटिकल थ्योरी को आप सिंगल पर्सपेक्टिव में ही लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको लेवल ऑफ एनालिसिस बनाने की जरूरत नहीं है। हेनरी नो पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर। तो हम बात कर रहे हैं पर्सपेक्टिव्स की। तो रियलिज्म है सबसे पहले। देखें, लेवल ऑफ एनालिसिस पे जाने से पहले रियलिज्म क्या है, थ्योरी क्या है। रियल पॉलिटिक्स की, पावर स्ट्रगल की। ठीक है, रियलिज्म की क्या की टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं। वो अलायंसेस की बात करते हैं, वो बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं, वो हेजीमोनिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, वो पावर ट्रांजिशन की बात करते हैं, वो बात करते हैं मिलिटराइजेशन की, वो बात करते हैं आर्म रेस की। ठीक है, रियलिज्म यही कहता है ना कि आप, अनार्की है, अनार्की है तो इस अनार्की को मिटिगेट आप सेल्फ हेल्प से कर सकते हैं। और सेल्फ हेल्प आर्म कंट्रोल की रियलिज्म बात नहीं करता, ये बात याद रखना। ये मिलिटराइजेशन, न्यूक्लियराइजेशन की बात करते हैं, पावर एक्यूमुलेशन की बात करते हैं। तो भाई, जब हम लेवल ऑफ एनालिसिस पे आएंगे, रियलिज्म का पहला लेवल ऑफ एनालिसिस वही जिस तरह से सिस्टम लेवल हमने देखना है। तो सिस्टम लेवल पे हमने यही चीजें देखनी है। रियलिज्म किसी भी टॉपिक पे अप्लाई हो रही है, कोई भी टॉपिक है। फॉर इंस्टेंस यूक्रेन वॉर ले लो, तो अब सिस्टम लेवल पे रियल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। सिस्टम लेवल पर यह हो रहा है कि नेटो ने क्या किया, एक्सपेंशनिज्म। नेटो ने क्या किया, एक्सपेंशनिज्म। सिस्टम लेवल देंगे। नेटो की एक्सपेंशनिज्म की वजह से क्या क्रिएट हुआ है, हम कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमा रशिया के लिए। और रशिया ने क्या किया, इन्वेड कर दिया। नेटो एक्सपेंशनिज्म के साथ साथ यूएस एक ग्लोबल पावर है, वो यूक्रेन को आर्म की सप्लाई कर रहा था। सिस्टम लेवल पर एक दूसरी चीज हम देखते हैं। सिस्टम लेवल पर एक दूसरा आर्गुमेंट भी हम दे सकते हैं, वो ये कि आपके पास दुनिया ट्रांजिशन में है, वर्ल्ड इन ट्रांजिशन है। वर्ल्ड इन ट्रांजिशन है, पावर वैक्यूम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है
कि रियलिस्ट कहते हैं कि एक हेजिमोन जरूरी है जो कि वर्ल्ड को लीड कर सके, वो स्टेबिलिटी लेकर आता है, वो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन रखता है, वो लोगों के दरमियान में कॉपरेशन को किसी ना किसी हद तक चलो करवा सकता है। लेकिन एक हेजिमोन जरूरी है, हेजिमोन जो है वो जरूरी है, हेजिमोन जो है वो जरूरी है। अब क्या हो रहा है कि यूएस की पावर क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। यूएस की पावर डिक्लाइन कर रही है और मल्टीपल पावर जो है वो इमर्ज हो रही है, मल्टीपोलर ऑर्डर इमर्ज हो रहा है। इस मल्टीपोलर दुनिया में हर रीजन के अंदर एक पावर अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रही है। और इस सारे चक्कर में हम देखें तो रशिया जो है वो यूरोप में एक पोल बन रहा है, न्यू पोल बन रहा है। यानी वो भी अब दोबारा से अपनी पावर को असर्ट कर रहा है यूरोप के अंदर। क्यों? क्योंकि पावर वैक्यूम क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन दी ग्लोबल पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वाजिद खान, आपके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। रियलिस्ट हर तरह की पोलैरिटी की बात करता है। रियलिस्ट तो नहीं कहता कि मल्टीपोलैरिटी हो। आपने सर का आर्गुमेंट सही से समझा नहीं है। मैं यहाँ पर बात एनीवे ये नहीं कर रही, मैं ये कर रही हूँ कि पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है क्योंकि यूएस की पावर डेक्लाइन कर रही है। अब इस यूएस की पावर की डेक्लाइन करने की वजह से जो पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो हर रीजन के अंदर एक न्यू पावर इमर्ज हो रही है। और ये जो यूरोप के अंदर ये जो न्यू पावर इमर्ज करने की कोशिश कर रही है वो आपके पास रशिया है। ये हमने बात की सिस्टम लेवल पर यूक्रेन के अंदर यूक्रेन वॉर की रीजन से। और कौन से पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं? हम इसको रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। डोमेस्टिक लेवल पर क्या हो रहा है? डोमेस्टिक लेवल पर देखें तो रशिया जो है मिलिट्रिस्टिक सोसाइटी रही है। रशिया जो है वो एक मिलिट्रिस्टिक सोसाइटी रही है, मिलिट्रिज्म यहाँ पर बहुत ज्यादा रहा है। और यहाँ पर जो वेपनाइजेशन है, मिलिट्री आर्म रेस है, वो हिस्टोरिकली रशिया के अंदर एक बहुत ज्यादा रहा है। ग्लोबल लेवल पर तो वो उस पावर वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीइंग अ स्टेट उसकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसी है कि रशिया ने एज अ स्टेट हमेशा से अग्रेसिव डिजाइन ही दिखाया है। हम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, आप लोग मेरी बात सुने और अपनी डिस्कशन कम करें, आप लोग को मेरी बात समझ आए। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में हमने पहले इसकी हम हेडिंग देंगे, फिर उसके बाद हम इसके लेवल ऑफ एनालिसिस लिखेंगे। पहले हमने इसका लेवल ऑफ एनालिसिस लिखा ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे हमने बात की कि नेटो की एक्सपेंशनिज्म की वजह से सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हुआ है और रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन की वजह। दूसरी बात हमने ये की कि पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है क्योंकि रिलेटिव पावर जो है यूएस की वो डिक्रीज कर रही है।
और उस पावर वैक्यूम को दुनिया के डिफरेंट पोल्स में डिफरेंट पावर्स फिल करने की कोशिश कर रही है। डोमेस्टिक लेवल पर देखें तो रशिया मिलिट्रिस्टिक सोसाइटी रही है, एग्रेसिव डिजाइन रहा है, ये आर्म रेस में इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है, हमेशा से। इसको आइडियोलॉजी को आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव में देखेंगे। ये चाहते हैं क्या है, डोमेस्टिकली भी रिसोर्स कंपटीशन यहाँ बहुत ज्यादा है। रिसोर्स, वार्म वाटर की तलाश हमेशा से हिस्टोरिकली रशिया को रही है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप देखें तो इसको हम पर्टिकुलरली कहते हैं प्यूटिन्स वॉर। क्योंकि प्यूटिन क्या चाहता है, पावर मैक्सिमाइज करना चाहता है। उसका पावर मैक्सिमाइजिंग गोल है। वो ये काम इंटरनली भी कर रहा है और एक्सटर्नली भी कर रहा है। और इंटरनली भी वो अपनी रूल को प्रोलॉन्ग करने के लिए क्या कर रहा है, वो अपने रूल को प्रोलॉन्ग करने के लिए इस किस्म के डिसीजन ले रहा है। इंडिविजुअल लेवल पर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास बाइडेन क्या कर रहा है, आर्म सप्लाई, ये आर्म सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, और ये यूक्रेन को वॉर होने से पहले से कर रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं इंडिविजुअल लेवल पर, वो भी इस वॉर को किसी ना किसी तरह से स्टिमुलेट कर रहे हैं। समझ आइए बात की। अभी हमने रियलिज्म में, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में वॉर को देखा। लिबरलिस्ट, अगेन लिबरलिज्म आपने लिखना है, आपने सिस्टम लेवल, डोमेस्टिक लेवल, इंडिविजुअल लेवल, आपने ये तीनों लेवल दोबारा से अप्लाई करने। नाउ लिबरलिस्ट, इसका अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि एक थ्योरी अगर अप्लाई हो गई है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर तो दूसरी अप्लाई नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। लिबरलिस्ट कैसे व्यू करेंगे कि सिस्टम लेवल पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से यूक्रेन वॉर हुई, तो वो ये कहेंगे कि यूएन का फेलियर है टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था कि हम इसके थ्रू कोऑपरेशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, और हम कलेक्टिव सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे इंस्टेड ऑफ अलायंसेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएन फेल हो रही है। यूएन अपने इस गोल में फेल हुई, जिसकी वजह से नेटो अलायंस मजबूत हुआ, नेटो रीऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ, और नेटो के रीऑर्गेनाइज होने की वजह से क्या हुआ है, वॉर हो गई है। डोमेस्टिक लेवल के अंदर आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल फेलियर, खैर सिस्टम लेवल पर हम एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, वो आप कर लें कि मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था। मिन्स्क एग्रीमेंट, मिन्स्क एग्रीमेंट के साथ कंप्लाई नहीं कर सके। अब जिनको मिन्स्क एग्रीमेंट का नहीं पता, पता तो होना चाहिए, बट मैं बता देती हूँ। मिन्स्क एग्रीमेंट ये था कि डॉनबास और लुहान
के जो इलाके हैं उनको, उनकी जो ऑटोनॉमी है वो जो है यूक्रेन नहीं छीनेगा। और ये इस वजह से किया गया था क्योंकि ये जो इलाके हैं, डॉनबास का जो रीजन है, यहाँ पर रशियन पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा है ये यूक्रेन का हिस्सा, यहाँ रशियन पॉपुलेशन, रशियन लोग बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर इंसर्जेंसीज भी होती रही हैं। तो इन इंसर्जेंसीज को पास में भी खैर रशिया भी सपोर्ट करता रहा है, और जाहिर है यूक्रेन का इलाका, यूक्रेन छोड़ेगा तो नहीं। तो इस पे इशू बहुत पहले से चल रहा था। तो इस इशू को मतलब छोटी छोटी स्किर्मिशेस होती रहती थी, ऑन कन्फ्लिक्ट होते रहते थे, इसको खत्म करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया था जिसे कहते हैं मिन्स एग्रीमेंट। मिन्स एग्रीमेंट में ये बात की गई थी, एक तो ये कि नेटो एक्सपेंड नहीं करेगी, और दूसरा ये कि इन इलाकों की ऑटोनॉमी को नहीं छीना जाएगा। अब मेरी बात यहाँ याद रखें, थेरी एक टॉपिक पे अप्लाई करना सीख रहे हैं, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करें, अपने होराइजन को ब्रॉड करें। आपने आज यहाँ से ये चीज सीखनी है कि किसी भी टॉपिक से रेलेवेंट अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई ट्रीटी हुआ है, तो वो ट्रीटी अगर फेल हो जाता है तो सिस्टम लेवल पर वो उसकी कॉज होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट की, उसकी वजह की। जैसा कि हम कहते हैं कि वर्साई, ट्रीटी ऑफ वर्साई जो था, किया तो इन्होंने पीस ट्रीटी था, लेकिन वो वजह बना वर्ल्ड वॉर 2 की। तो ये सिस्टम लेवल पे लिबरल पर्सपेक्टिव आ गया आपका। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। इंस्टीट्यूशनल फेलियर किस तरह से है कि देखें जी, यूक्रेन के अंदर हमें नजर आता है कि यूरोमेडन भी होता है, ऑरेंज रेवोल्यूशन भी आता है, करप्शन के चार्जेस के ऊपर इनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको भी हटाया जाता है। तो ये चीज इसकी टेस्टिमनी है, सॉरी, कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सही फंक्शन नहीं कर रहे हैं यूक्रेन के। तो लिबरल्स तो यही बात करते हैं ना कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को बेहतर बना लें, आपके मसले हल हो जाएंगे। आप अपने इंस्टीट्यूशंस को बेहतर बना लें, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। डोमेस्टिक में रशिया अथॉरिटेरियन है तो वो आ सकता है, लेकिन वहां पावर स्ट्रगल है ना, डेमोक्रेटिक नहीं है। आप ये आर्गुमेंट लिबरल पर्सपेक्टिव में दे सकते हैं, लेकिन अगर वो पावर मैक्सिमाइजिंग है तो ये आर्गुमेंट रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में जाएगा। ये डिफाइन ये नहीं करता कि चीज क्या है, डिफाइन ये करता है कि आप लिख कैसे रहे। इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो जेलेंस्की का फेलियर भी है कि वो बैलेंस नहीं कर सका बिटवीन दी यूरोप एंड रशिया। जेलेंस्की की डिप्लोमेटिक फेलियर है, उसने रिलेशंस को बैलेंस लेके चलना था। समझ आती है बात की? मिन्स एग्रीमेंट तो मैंने बता दिया। इसी तरह से यूरोमेडन हुआ था। यूरोमेडन जो था वो भी एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट हुए थे। वो इस वजह से हुए थे कि 2011 के अंदर जो लीडर था उस टाइम पे, उसने कहा था कि यूरोप के साथ हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रो रशियन था जो इलेक्ट हुआ था।
तो बहुत वाइड प्रोटेस्ट हुए थे यूक्रेन के अंदर, फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर इंटीग्रेशन इनटू द यूरोप। आखिरी आपकी जो चीज आती है वो आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव में आपने अगेन सिस्टम, डोमेस्टिक और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर चीजों को लिखना है। अगर हम सिस्टम लेवल के ऊपर देखें तो हमें एक रीन्यूड वेव नजर आती है दुनिया में, किस चीज की? अल्ट्रा नेशनलिज्म की। अल्ट्रा नेशनलिज्म की। इस अल्ट्रा नेशनलिस्टिक वेव ने डिराइव किया है यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को। देखिए ना, ये यूरोप भी तो निकला उससे, ब्रिटेन भी तो निकला उससे, यूरोपीय यूनियन से ब्रेक्सिट भी हुआ। फिर कोविड के टाइम पे भी आपको सारी नेशनलिस्टिक पॉलिसीज नजर आती हैं। तो नेशनलिज्म एक आइडेंटिटी होती है। नेशनलिज्म एक आइडेंटिटी होती है। डोमेस्टिक लेवल पर देखें तो जो यूक्रेन है, यहां पर आपको जो पॉपुलेशन मिलती है, किसी को पता है किस तरह से है? प्रो रशियन भी है, मतलब वो लोग भी हैं जो रशियन पीपल हैं, और नेटिव आपको वहां के मिलते हैं, यूक्रेनियन पीपल मिलते हैं। तो इनकी जो कल्चरल आइडेंटिटीज हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं। कल्चरल आइडेंटिटीज डाइवर्सिफाइड हैं। जो आपके पास डोनबास का इलाका है, वहां पर भी जो इतना ये इशू क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसमें भी तो यही वजह है ना कि वहां पर प्रो रशियन पॉपुलेशन है, और कुछ यूक्रेनियन आपके पास जो है वो वहां पर आइडेंटिटी के लोग हैं। तो उनकी जो आइडेंटिटी है कि हम रशियंस हैं या हम यूक्रेनियंस हैं, इसने यूक्रेन की सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है कल्चरल लाइंस के ऊपर। इस कल्चरल लाइन की जो ऊपर डिवीजन है, इसकी वजह से यहाँ पर हमेशा पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल भी रही है। पावर स्ट्रगल भी इन्हीं दो ग्रुप्स के दरमियान में रही है, जिनकी दो डिफरेंट आइडेंटिटी है। एक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम रशिया के साथ इंटेग्रेट करें, लेकिन वो ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि हिस्टोरिकली, कल्चरली उनको अपनी रूट्स उन लोगों के साथ नजर आती है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर हैं, वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर, एक सेकंड जी प्लीज। वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो लोग हैं, उनकी आइडेंटिटीज आपको यूरोप के लोगों के साथ मिलती हुई नजर आती है। दे आर मोर प्रो यूरोपियन। अब इस डाइवर्स कल्चरल आइडेंटिटी की वजह से वहां पर लोग डिवाइडेड हैं, उनका पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है, और उनकी लॉयल्टीज डिवाइडेड हैं। बेटा, रिलीजियस आइडेंटिटी से ज्यादा ये लोग अपनी प्रो यूक्रेनियन, प्रो यूरोपियन और प्रो जो वो आइडेंटिटी है उसको ज्यादा इन्वोक करते हैं। आप लिख सकते हैं, वो उस तरह रिलीजियसली भी डाइवर्सिफाइड है, रिलीजियसली भी उनके सेक्ट्स हैं, लेकिन वहां पर कोई वॉर इस किस्म की तो नहीं हो रही है। वहां पर जो मेन पावर स्ट्रगल है
वो उन दो ग्रुप्स के दरमियान में है, एक जो अपने आप को यूरोप के साथ आइडेंटिफाई करता है और एक वो जो आप अपने आप को रशिया के साथ आइडेंटिफाई करता है। समझ आइए बात की? इसी की वजह से ऑरेंज रेवोल्यूशन भी आया था। अब ऑरेंज रेवोल्यूशन इटसेल्फ तो डेमोक्रेसी के लिए एक प्रोटेस्ट था, तो उसको हमने लिबरलिज्म में डिस्कस किया, लेकिन उसकी भी ड्राइविंग फोर्स कहां से आ रही थी? आपके आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव से आ रही थी। फिर आप में से किसी ने कभी थ्योरी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन पढ़ी है? थ्योरी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ये कहती है कि आप इशू को क्या करते हैं? सिक्योरिटाइज कर देते हैं। इशू को सिक्योरिटाइज कर देते हैं। थ्रेट आपको ऑब्जेक्टिव चीजों से नहीं होता, मटेरियल चीजों से नहीं होता। थ्रेट उस चीज से होता है जिस चीज से थ्रेट डेवलप कराया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आइदर जेलेंस्की को ले लें या प्यूटिन को ले लें, इन्होंने सिक्योरिटाइज कराया इशू को। इस इशू को सिक्योरिटाइज किया गया, वॉर से पहले सिक्योरिटाइज किया गया कि अगर तो जी हम नेटो में शामिल ना हुए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी तो सिक्योरिटी एट रिस्क है, हमें तो जो है वो रशिया अपने साथ जम कर लेगा। तो ये इशू सिक्योरिटाइज करवाया गया, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ थ्रेट इंडिविजुअल लेवल पे। आप इसकी ये हेडिंग देंगे। मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? इसको क्रिटिकल थ्योरी भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स कहता था हर चीज की वजह इकोनॉमी है, हर चीज की वजह इकोनॉमी है। तो वो अभी भी यही कहेगा, क्रिटिकल थ्योरी अभी भी यही कहेगी, वो क्रिटिक करते हुए ग्लोबल स्ट्रक्चर पे, ग्लोबल सिस्टम पे, कि ये क्या है? कैपिटलिज्म ड्राइव्ड ग्लोबल इनइक्वालिटीज इज exacerbating domestic, regional and the global conflict। समझ आइए बात की? क्रिटिकल थ्योरी को लेवल ऑफ एनालिसिस पे नहीं देखना। क्या कार्ल मार्क्स की थ्योरी में कभी पढ़ा है कि ये स्टेट सेंट्रिक थ्योरी है या ये डोमेस्टिक लेवल को इनकॉर्पोरेट करती है या ये सिस्टम लेवल को इनकॉर्पोरेट करती है? किसी ने पढ़ाया? तो ये कैपिटलिज्म है भाई, और कैपिटलिज्म ने इन इक्वालिटीज को परपेचुएट कर दिया। रिसोर्स पर कंपटीशन है, इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई है। ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न यूरोप।
आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आता है इनकी इनकम इनइक्वालिटीज का। इसी की वजह से जो लोग हैं वो यूरोप के साथ इंटेग्रेट करना चाह रहे थे। नहीं आफ्ताब, अब एक बात मेरी सब आराम से और गौर से सुन ले। आपके पास एक सवाल आएगा पेपर में, यूक्रेन वार फॉर इंस्टेंस आ गया, पीस इन साउथ एशिया आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ये मैं सारे कमेंट जाहिर है मुझे शो तो हो रहे हैं, लेकिन मैंने अपने लेक्चर की कंटिन्यूटी भी देखनी। अब आप मुझे ये बताएं, यूक्रेन वॉर पे सवाल आ जाए, साउथ एशिया के पीस पे सवाल आ जाए, मैंने आपको जो चीजें बताई आपने वो अप्लाई कर। पेपर में इतनी फिलॉसफी हमने नहीं जाननी होती कि हम क्लासिकल रियलिज्म अप्लाई करें, न्यू रियलिज्म अप्लाई करें, पॉजिटिविज्म अप्लाई करें। आपने रियलिज्म को अप्लाई करना है, और तीनों लेवल ऑफ एनालिसिस, सिस्टम, डोमेस्टिक और इंडिविजुअल। इसी तरह से आपने लिबरलिज्म को भी इन्हीं तीनों लेवल ऑफ एनालिसिस पे अप्लाई करना है, और फिर आपने आइडेंटिटी को भी इन्हीं तीनों लेवल ऑफ एनालिसिस पे अप्लाई करना है। और इनका आपने क्या करना है, चार्ट ड्रॉ करना है। इस तरह से मतलब हम एक सिस्टम लिख रहे हैं और आगे एक एक आर्ग्यूमेंट देते जा रहे हैं। भाई ये करंट अफेयर का पेपर नहीं है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक आपको स्टेटिस्टिक्स, फैक्ट्स, फिगर, हिस्ट्री, इन चीजों का नहीं पता, आप वो आर्गुमेंट्स नहीं ढूंढ सकते जो आपने इन लेवल ऑफ एनालिसिस पे अप्लाई करने। आपको पता होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर की हिस्ट्री क्या है, उसमें मिन्स एग्रीमेंट हुआ, आपको पता होगा ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ था, आपको पता होगा यूरोमेडन हुआ था, आपको हिस्ट्री पता हुई कि किस तरह से इनके इलेक्शन में मैनिपुलेशंस होती रही हैं। मिन्स वन हुआ, मिन्स टू हुआ, सबसे पहले तो खैर बुदापेस्ट एग्रीमेंट हुआ था। तो भाई आपको ये सारी चीजें पहले पता होंगी, फिर आप इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को निकालेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। कोई एग्रीमेंट है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फेलियर है, तो उसको मैं लिबरल के सिस्टम लेवल पर ले जाता हूँ। किसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी फेल हो रही है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, उसको मैं लिबरलिज्म के डोमेस्टिक लेवल पर ले जाता हूँ। किसी लीडर की डिप्लोमेसी, पहले किसी ने ये क्वेश्चन भी किया था कि क्या डिप्लोमेसी का फेलियर स्टेट का नहीं होता। अगेन बात वही होती है कि इंडिविजुअल भी तो उसको ड्राइव कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल रोल भी तो होता है, जरूरी नहीं है। समझ आइए बात की। नियो रियलिज्म अप्लाई नहीं करनी, क्लासिकल रियलिज्म अप्लाई नहीं करनी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं लिखना। आपने रियलिज्म, लिबरलिज्म, आइडेंटिटी, ये तीनों तो अप्लाई करना है। मार्क्सिज्म समझ आता है तो मार्क्सिज्म भी लिखने, और मार्क्सिज्म पे लेवल ऑफ एनालिसिस लगाने की जरूरत नहीं है। मेथड यही है थ्योरी अप्लाई करने का, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं, और ये गारंटेड मेथड है। अगर आप इसके लिए, अगेन मैं सजेस्ट करूंगी, सिर्फ हेनरी नौ की बुक के, खैर अब तो जिनका स्पेशल है टाइम नहीं है, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू वहां से पढ़ लेते हैं, आपको खुद समझ आ जाएगी कि उसने किस तरह से अप्लाई किए थे। बेटा ये होती नहीं है, आईआर के स्कॉलर्स नहीं अप्लाई कर रहे बच्चे, मिर्जान। ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है बहुत ज्यादा। हेनरी नो पर्सपेक्टिव्स ऑन आईआर,
चलें थोड़ी सी बात इंडो पैसिफिक पे कर लेते हैं। इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के अंदर जो कुछ हो रहा है इस पे आपके पास पता है रिलेटिवली सवाल भी आ जाता है। तो अगर आप रियलिज्म से शुरू करें, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, लिखेंगे क्या, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, आगे क्या चीज आ गई, सिस्टम लेवल। क्या हो रहा है जी अगेन, थियोसिडाइड ट्रैप, नाम तो सुना होगा। चाइना राइज कर रहा है, यूएस डेक्लाइन कर रहा है। अगेन क्या है, पावर ट्रांजिशन भी आप इसको कह सकते हैं, हेजेमोनिक डेक्लाइन भी कह सकते हैं। की वजह से हो क्या रहा है, बैलेंस ऑफ पावर इम्पैक्ट हो रहा है। अब इसी बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहा है, यूएस अपने मूव ले रहा है और चाइना अपने मूव ले रहा है। यूएस ने क्या किया सिस्टम लेवल पर इंडो पैसिफिक के लिए, क्वाड, ऑकस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, और क्या किया इसने, अलायंसेस, कौन से कंट्रीज के साथ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये सब कुछ आपको पता है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए आपने लिखना कैसे है। ये रियलिस्ट पर्सपेक्टिव का सिस्टम लेवल एनालिसिस है। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना भी अपनी बेसिस बना रहा है। चाइना किसके साथ अलायंस बना रहा है, पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, ईरान के साथ। हम्म तो इंडो पैसिफिक राइवलरी एक मेजर, देखें हाँ, एक और बात यहाँ पर, एक छोटी सी बात डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। जब आप थ्योरी अप्लाई करते हैं तो उस थ्योरी एप्लीकेशन में आपने कोई 9 लेवल्स जो हैं वो डिस्कस कर दिए, यानी वही 3 लेवल 3 डिफरेंट थेरीज पे डिस्कस किए, तो 9 टोटल आपने आर्गुमेंटेशन डिफरेंट टाइप की डिस्कस कर दी। लेकिन बच्चे उस 9 आर्गुमेंटेशन में से भी फिर भी ड्राइविंग या मोस्ट अप्रोप्रिएट वन या मोस्ट अपीलिंग वन एक होती है। बाकी सारे फैक्टर्स भी होते हैं लेकिन वो को एग्जिस्टिंग होते हैं, वो उसको इनिशिएट नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ उस प्रोसीजर को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। और इंडो पैसिफिक के केस के अंदर हमारे पास अगर हम देखें तो सिस्टम लेवल के ऊपर ये गेम ही सारी ग्लोबल पावर्स की है। समझ आइए बात की। चाइना अपनी बेसिस बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है,
मिलिट्री प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है। और जहां जहां पोर्ट कंट्रीज हैं उन पोर्ट कंट्रीज में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, साउथ चाइना सी में वो अपनी 9 डैश लाइन को क्लेम करता है, फिर उस तरफ से तो जाए तो फिर आपके पास इवन वो भी आ जाता है। अगर ज्यादा निटिग्रिटीज में जाए, ताइवान कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है, उसकी वन चाइना पॉलिसी भी आ जाती है, वो तो खैर। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर आप क्या देखेंगे इंडो पैसिफिक? इंडिया एक रिविजनिस्ट स्टेट है। वो भी इंडियन ओशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर का रोल प्ले करना चाहता है। उसने चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को नेकलेस ऑफ डायमंड से काउंटर करने की कोशिश की है। इंडो पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक राइवलरीज में एक बड़ा मसला ये भी है कि यहाँ का जो रीजन है वहां पर ज्यादातर जो रिजीम्स हैं आइदर ऑटोक्रेटिक हैं, ठीक है, या फ्लॉड आपके सिस्टम्स हैं। तो जब ऑटोक्रेटिक रिजीम्स होते हैं ना, वो हमेशा मिलिटराइजेशन को प्रेफर करते हैं। वो मिलिटराइजेशन को प्रेफर कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आप देखें तो रीबैलेंस टू एशिया, पानी पी लें, मैं पी लूं या आपने पीना है? ये किसने दिया था? ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ओबामा की तरफ से आपके पास सबसे पहले ये चीज आई थी, रीबैलेंस टू एशिया, पिवट टू एशिया। लेकिन आपने अब ये बात याद रखनी है कि ये कोई लिबरल टर्म में कॉपरेशन का एग्रीमेंट नहीं था। ये उनकी ये रियलाइजेशन थी कि हम लोगों ने एशिया के अंदर एक पावर वैक्यूम छोड़ दिया है, क्योंकि वो इन्वॉल्व थे मिडल ईस्ट के अंदर, वो इन्वॉल्व थे बाकी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। इंडो पैसिफिक को पर्टिकुलरली हमने पावर वैक्यूम क्रिएट किया है, जिस कर दिया है, जिसको चाइना फिल कर रहा है। तो यू वी नीड टू रीबैलेंस, रीअलायंस, मेक रीअलायंस विद द एशियन नेशंस। रीबैलेंस टू एशिया भी कहते हैं बच्चे, पता है मुझे। तो हमेशा पॉलिसी अगर आ रही है तो उसको लिबरल पर्सपेक्टिव में नहीं ठोक देना। पहले उसको देखें कि ये जो पॉलिसी है ये किस टर्म में बनाई जा रही है, वो किस टर्म में बनाई जा रही है। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको वाहिद से मिल सकती है, उसके अलावा तो कोई और ऐसा सोर्स नहीं है सीएसएस स्कोप का जहां से आपको कोई चीज मिल जाए। ठीक है, तो बेटा ये आपका था थ्योरी एप्लीकेशन। मेरा अब गला हो गया खुश। इंशाल्लाह इस लेक्चर को हम फिर कंटिन्यू करेंगे कल अपनी रेगुलर क्लास के साथ। मैडम, डोमेस्टिक लेवल बेटा, वो जब बीच में तुम्हारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था ना, तो वो उस टाइम पे हो गया था।
बेटा इंडो पैसिफिक में मैंने बात ही सिर्फ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव की है अभी, और उसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि सिस्टम लेवल के ऊपर ग्लोबल पावर्स एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। सिस्टम लेवल पे ग्लोबल पावर्स एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। चाइना इमर्ज कर रहा है और यूएस उसको इमर्ज होने नहीं देना चाहता। ये ग्लोबल पावर की राइवलरी है, और उस ग्लोबल पावर की राइवलरी में ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? ये लोग अलायंसेस बना रहे हैं, मिलिटराइजेशन कर रहे हैं, अलायंसेस बना रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। ऑक्कस इन्होंने एग्रीमेंट किया, क्वाड जो है इन्होंने वो शुरू किया, फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं इंडियन ओशन के अंदर। यूएस की प्रेजेंस भी है, मिलिट्री प्रेजेंस, पता है किसी को? डायगो ग्रेसिया के अंदर, जो कि यूके की ओवरसी टेरिटरी है, वहां से ये कंट्रोल करता है इंडियन ओशन को। डोमेस्टिक लेवल पे हमने देखा कि जितने भी इंडो पैसिफिक के कंट्रीज हैं, एक तो ये कि ये मोस्टली ऑटोक्रेटिक है। जो ऑटोक्रेटिक रिजीम्स होते हैं डोमेस्टिकली, वहां पर मिलिटरिज्म का जो फिनोमिना होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरा हमने देखा डोमेस्टिकली इंडिया एक रिविजनिस्ट स्टेट है। इंडिया भी इंडो पैसिफिक में अपना रोल चाहता है। इंडिविजुअल लेवल पे हमने देखा इंडो पैसिफिक को रिवाइव करने वाला, इंडो पैसिफिक की तरफ सारा ये ध्यान लेके जाने वाला इंडिविजुअल कौन था? ओबामा था, जिसने रीबैलेंस टू एशिया की पॉलिसी बनाई। और वहां से दोबारा ये इंडो पैसिफिक की कंपटीशन और राइवलरी एग्जर्बेट होती है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको कुछ ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस के हमारे रेगुलर सेशंस इंशाल्लाह अब चलेंगे। ये वाला सेशन हमारा अराउंड 2 या नवंबर पे खत्म हो रहा है। पार्ट 2 तो खैर अभी हमने शुरू नहीं किया, पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, पार्ट 2 शुरू करेंगे। एनी हाउ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन आईआर का प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग जो है इनरोल होना चाहेंगे वो हो सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको वाहिद दे देगा।